सर के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? चौधरी नितिन बालिया जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन आजाद। देश की सरकारें कर्ज लेने के लिए और तो बढ़ावा कर रही हैं कि हम आपका वाजिब दाम दे देंगे, हम यूरिया का दाम कर देंगे, हम डीएपी का दाम कम कर देंगे। देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर सोना किस भाव पहुंच गया। जो लोगों की नौकरियां थी, जो 2,000 रुपये 5,000 रुपये में सरकारी नौकरियां करते थे, आज उनकी नौकरी 80,000 रुपये 1 लाख रुपये तक महीने की सैलरी है। तो किसान का गेहूं का दाम कितना बढ़ा, किसान का गन्ने का दाम कितना बढ़ा, खरीफ की फसलों पर दाम कितना बढ़ा, चावल पे दाम कितना बढ़ा, रबी की फसलों पर कितना दाम बढ़ा। किसान वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि जहां पर किसान था वहां से किसान आगे बढ़ने की बजाय किसान पीछे धकेलता जा रहा है। कई लाख संगठन देश में रजिस्टर है, लेकिन काम तो कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे संगठन ने निरंतर इस पे लड़ाई लड़ी। आज देश में चारों तरफ नफरती दंगे, पर सोने के तार जड़े, एक तक पर सूद का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आज यूपी पंचायत में हमारे साथ किसानों की बेबाक आवाज़ उठाने वाले और छात्र राजनीति का बड़ा चेहरा यूपी पंचायत 2.0 में हम अपने दर्शकों का परिचय कराएंगे नितिन बाल्यान से। आए मिलते हैं। नितिन बाल्यान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 में। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके इस चैनल को है। और आप बहुत मजबूती के साथ जो समाज सेवियों और छात्र नेताओं और किसान मजदूरों की आवाज़ हमें जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत शानदार काम आप लोग कर रहे हैं। नितिन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहले छात्र राजनीति में थे। मेरठ कॉलेज एक मेरठ का गढ़ माना जाता है राजनीति का, तो आपने छात्रों की राजनीति की है, तो थोड़ा सा मुझे उस पर विस्तार से आप ये बताइए कि आप छात्रों के किन किन मुद्दों को आपने मेरठ कॉलेज में उठाया और वहाँ से ऐसी क्या सोच आपके मन में आई कि आप किसान राजनीति में आ गए। देखिए, हम जब कॉलेज में पढ़ने गए तो हम लोगों ने देखा कि जो छात्रों की डिमांड है, चाहे वो हॉस्टल की हो, चाहे वो उनसे फालतू फीस लेना हो, या फिर तमाम तरह के मुद्दे छात्र राजनीति में हम लोगों ने उठाए, क्योंकि हम जयप्रकाश नारायण जी से बहुत प्रेरित थे और शहीदों की विचारधाराओं पर चलने वाले थे। हम लोगों ने चाहे उस टाइम छात्र राजनीति में रहते हुए शहीद भगत सिंह को दर्जा दिलाने की मांग हो, शहीद का, तमाम तरह के मुद्दे छात्र राजनीति में अब जो नए आयाम नए दिन आए रहते थे, जो छात्रों का उत्पीड़न होता था, छात्रों के साथ मार पिटाई होती थी, छात्रों के साथ रैगिंग होती थी, तमाम तरह के इस प्रकार के मुद्दे हम लोगों ने छात्र राजनीति में रहते हुए उठाए। ऐसी आपके सोच छात्र राजनीति को छोड़कर आप किसान राजनीति में क्यों आए? आज देश के किसान को, चाहे कोई भी सरकार रही हो, देश की सरकारें कर्ज लेने के लिए और तो बढ़ावा कर रही हैं कि हम लोग आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देंगे। लेकिन किसान सरकार उनसे ये नहीं कहती कि हम आपका वाजिब दाम दे देंगे, हम आपकी कीटनाशक दवाइयाँ हो, चाहे सरकारी यंत्र हो, चाहे वो टीलर हो, ट्रैक्टर हो, किसी भी प्रकार का यंत्र हो जो खेती से संबंधित है, उस पर टैक्स कम कर देंगे या उनका दाम कम कर देंगे। हम यूरिया का दाम कर देंगे, हम डीएपी का दाम कम कर देंगे। हम आपका जो गन्ने का दाम है, आप देखो कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर सोना किस भाव पहुंच गया। जो लोगों की नौकरियां थी, जो 2,000 रुपये 5,000 रुपये में सरकारी नौकरियां करते थे, आज उनकी नौकरी 80,000 रुपये 1 लाख रुपये तक महीने की सैलरी है। लेकिन तब से लेकर अगर आप तुलनात्मक देखोगे तो किसान का गेहूं का दाम कितना बढ़ा, किसान का गन्ने का दाम कितना बढ़ा, खरीफ की फसलों पर दाम कितना बढ़ा, चावल पे दाम कितना बढ़ा, रबी की फसलों पर कितना दाम बढ़ा।
किसान वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि जहां पर किसान था वहां से किसान आगे बढ़ने की बजाय किसान पीछे धकेलता जा रहा है। वर्ष प्रतिवर्ष किसानों के साथ जब भी सरकारें चुनावी मुद्दे लेकर आती हैं, चुनावी वायदे लेकर आते हैं, चुनावी जुमले लेकर आते हैं, हम इन्हें कहते तो हैं कि हम आपका आय 1.5 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, लेकिन जब वो इनसे वोट लेकर चली जाती है उसके बाद उसी किसान को भूल जाती है। 2024 में चुनाव थे जब लोकसभा के, तब 2 साल इन्हें गन्ने पर रेट बढ़ाए हो गए थे, हम लोगों ने आंदोलन करा, तो 2024 चुनावी वर्ष चूंकि था तो उस समय उन लोगों ने 10 रुपए बढ़ा दिए। 23 में क्यों नहीं बढ़ाए? अब 24 में किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री ने जब 2024 में चुनाव था, अब की बार 400 पार का नारा दिया था, तो शायद अब की बार गन्ने का जो भाव है, जो गन्ने का मूल्य है, वो 400 पार हो जाएगा। लेकिन 400 पार तो क्या ढाक के वही 3 पात 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया। किसान यूनियन जो है ये चल रही है संगठन, या आपका खुद का ही संगठन चल रहा है, ये कोई आंदोलन, जैसे कि किसान का मैं मुद्दा मान चलूं, गन्ने का भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी जनता को भी ऐसा लग रहा है कि किसान यूनियन भी क्यों सरकार के साथ तो मिली भगत के साथ तो नहीं चल रहे हैं, किसान यूनियन ये संगठन तो चल रहे हैं। देखिए, हमारी जब गन्ना बढ़ाने की जब गन्ना सत्र शुरू हुआ, कोई आपका ऐसा धरना प्रदर्शन तो कोई जमीन स्तर पर दिख नहीं रहा है सरकार के खिलाफ? मैं आपको बताऊंगा और मैं अभी इंटरव्यू के बाद आपको साक्ष्य भी दूंगा। जब गन्ना सत्र शुरू हुआ उसके बाद निरंतर हमने प्रत्येक जिलों में भी जहां जहां हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों को हम लोगों ने उनके कलेक्ट्रेटों और तहसीलों के माध्यम से देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को ज्ञापन दिलवाए। बड़ा आंदोलन हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में किया और हमारे साथ साथ तमाम जितने संगठन, उन लोगों भी ने अपने अपने माध्यम से लड़ाई लड़ी होंगी, लेकिन हमारे संगठन ने निरंतर इस पे लड़ाई लड़ी। लेकिन अब की बार उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने अभी अपना संगठन विस्तार इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगला सत्र शुरू होने से पहले क्या होता था, जब सत्र शुरू हो जाता था उससे पहले गन्ने का मूल्य अन्य सरकारों में तय हो जाता था, लेकिन इन्होंने एक नई प्रथा शुरू की है कि दिवाली के बाद से गन्ना सत्र शुरू हो जाता है और ये कहीं जाकर जनवरी फरवरी में जब आधा गन्ना जा लिया होता है, किसान को मजबूरन गन्ना पूरा डालना पड़ता है, उसके बाद ये गन्ने का मूल्य तय करते हैं। तो हमने अब की बार तय किया हुआ है कि अपने संगठन को इतना विस्तारित कर देंगे कि चाहे हमें मेरठ से लेकर लखनऊ गन्ना भवन घेरना पड़े, हम सत्र शुरू होने से पहले से घेरने का काम करेंगे और अब की बार 100% जब तक गन्ने का मूल्य तय नहीं हो जाएगा तब तक नहीं उठेंगे। अच्छा, यहीं से मैं एक सवाल और आपसे लेता हूँ कि आजकल देखा जा रहा है पूरे देश और उत्तर प्रदेश के अंदर कि रोज नए संगठन किसान यूनियन के नाम पर बन रहे हैं, आपकी क्या राय है खुद की इसमें? देखो, लोग कहीं ना कहीं इसको गलत मानते हैं, लेकिन मुझसे पहले भी कई जगह सवाल पूछा गया कि रोजाना संगठन बन रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जितना बड़ा परिवार हो उतना अच्छा है, लेकिन वो बस उन्हें यह संदेश जरूर देना चाहता हूं कि एक दूसरे पर छींटाकशी ना करें, एक दूसरे पर और आरोप ना लगाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें। क्योंकि नए संगठन बनने का फायदा ये है कि जहां जो बड़ा विशाल वृक्ष है, जो पुराने किसान यूनियन है, अगर वहां तक एक जिले का, एक ब्लॉक का, एक गाँव का छोटा किसान अगर नहीं पहुंच पा रहा, तो हो सकता है छोटी यूनियन जो बन रही है, नई यूनियन जो बन रही है, क्या पता ये उससे मिलकर उनके काम हो जाए। ये लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा है कि राजनीतिक मंच नहीं मिल पा रहा है इन किसान यूनियन वालों को, इस वजह से ये रोज नए संगठन बन रहे हैं, ऐसी कोई वजह है? ना, ऐसा कोई मंच तो सारी पार्टियां देश में अपने अपने तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि किसान की हालत, आरोप मेरा नहीं है खुद का, हाँ। आरोप जनता है कि इन्हें राजनीतिक मंच नहीं मिल रहा है, इसलिए अपना खुद संगठन बनाकर ये मतलब फेमस होने के लिए या लाइमलाइट लूटने के लिए अपना संगठन बना रहे हैं। संगठन तो बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन लाइमलाइट तो भी नहीं लूट सके। लाइमलाइट में तो चाहे बिना संगठन के काम करो या किसी पार्टी में काम करो, अगर आप वास्तव में धरातल पे बिना किसी संगठन, बिना किसी पार्टी के भी काम करोगे तो लाइमलाइट में तो आप खुद ब खुद आ जाओगे, जनता की आवाज में आ जाओगे। और अगर आप ना काम करने वाले हैं तो राष्ट्रीय पार्टी में जुड़ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी में जुड़ जाओ, किसी किसान संगठन बना लो, तो आपको लाइमलाइट तो तब भी नहीं मिलेगी। लाइमलाइट का मतलब होता है धरातल रूप से किसान मजदूरों, छात्र, नौजवानों, राष्ट्र भाव की सेवा की भावना दिल में होते हुए देश के लिए और किसान मजदूरों के लिए काम करना, ना कि किसी संगठन बना। संगठन तो हजारों, पता नहीं कई लाख संगठन देश में रजिस्टर है, लेकिन काम तो कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ से अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जो छात्र राजनीति का आपने जिक्र किया था, अभी CCS यूनिवर्सिटी में एक हाल फिलहाल में 2 से 4 दिन के अंदर एक मुद्दा चल रहा है कि वहाँ जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनकी पिटाई, शुभम मलिक हैं शायद वो, उनकी पिटाई हुई है। तो आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं इसमें? आप छात्र राजनीति से जुड़े थे। देखो, वो इसे जाति में बांट के देखा जा रहा है, जो लोग जाति में बांट के देख रहे हैं वो बहुत गलत इस चीज को देख रहे हैं। वो
एक छात्र संघ अध्यक्ष के साथ वहाँ इस प्रकार की मार पिटाई जो हुई, तो वो बहुत ही कायराना हमला उन 18-19 साल के नौजवानों ने किया। और मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो लोग इसे जातिगत बांट कर देखना चाहते हैं, कोई कहता है कि जाटों की और गुर्जरों की लड़ाई है, और पहले वो आंदोलन हुआ कि आरोपियों पर कार्रवाई हो, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया कि कुछ जाट समाज के लोग आए थे और हम जो गुर्जर समाज का उसे लड़के को 19-20 साल का जो लड़का था वो कसाना, उसे गुर्जर बनाना चाहते हैं। हालांकि गुर्जर जाति से आता है, लेकिन उसे सपोर्ट ना करें। सपोर्ट आप लोग तो सपोर्ट कर दोगे, लेकिन नुकसान होगा उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को। अगर ऐसी हरकत कोई बच्चा करता है तो समझाया जाता है, बुझाया जाता है, भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए ये कानूनी कार्रवाई भी कराई गई है। अगर आप लोग उसे इस प्रकार का भीड़ ले जाकर के यूनिवर्सिटी में समर्थन देने का काम करोगे और कल वो जेल से आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग उसे जुलूस के रूप में जेल से लेने जाओगे तो उसे लगेगा कि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, बहुत बड़ा कार्य उसने कर दिया है। एमएसपी का मुद्दा अब बिल्कुल धरातल पे रहा ही नहीं है, जबकि उसमें कुछ लागू भी सरकार ने किया नहीं है, तो ये गायब क्यों हुआ है एमएसपी का मुद्दा? देखो, ये एमएसपी का जो मुद्दा है ये बहुत समय से बड़ी हमारी मांग है। और विस्तार से मुझे बताइए एमएसपी होती क्या है हमारे दर्शकों को? देखिए, एमएसपी होती है जब भी आप सभी लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो उस पर आपने देखा होगा एमआरपी आता है, रिटेल प्राइस जो आता है, मैक्स रिटेल प्राइस। तो हम लोग कहते हैं कि आपने जो दूसरे उद्योग हैं उन पे अधिकतम की सीमा रखी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रेट पर आप बेच सकते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो होता है। हम लोग कहते हैं कि आप हमें मैक्सिमम तो दे नहीं रहे, हमारा भाव आप एक मात्र तो तय कर नहीं रहे, तो हमें मिनिमम सपोज प्राइस दे दीजिए। मान लिया मिनिमम दे दीजिए, कम से कम कि इससे कम ना कोई खरीदे। हम मिनिमम मांग रहे हैं। मान लिया आप ये माइक लेने गए होंगे बाजार में, इस पे एमआरपी आया होगा 1800 रुपये, कि इससे अधिकतर दुकानदार नहीं बेच रहा, लेकिन हम अपनी फसलों पर कह रहे हैं कि आप हमें चाहे 1200 तय कर दो, जो कम से कम तय कर दो, लेकिन वो तय तो हो। आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तब से लेकर कितने महीनों की भूख हड़ताल, प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को धरातल पे ऐसा उत्तर प्रदेश में अभी आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी चाहे वो गन्ने वाला हो, जब भी कोई ज्ञापन इस प्रकार का जाता है, आपके जो हमारा संगठन का हमारा स्टैंड ये है कि अभी हमारा संगठन, अभी हम किसान राजनीति में अगर संगठन बनाए हुए, हमारा संगठन अभी एक छोटा शिशु है, 4-5 महीने का शिशु है। जब ये बड़ा रूप लेगा, हालांकि शिशु के रूप में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं एमएसपी के लिए, लेकिन अगर आंदोलन करने की बात आएगी, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की बात आएगी, संगठन को विस्तारित करेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक भी जाने का काम करेंगे। आपको खुद आप पे ये आरोप है नितिन जी, आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? वहाँ आपको मंच नहीं मिला समाजवादी पार्टी में किसी तरीके का, इसलिए आपने किसान यूनियन संगठन बनाया? देखिए, आपने अपने सवाल में ही 2 चीजें जोड़ ली, मैं आपको सवाल करेक्ट कर दूं। एक तो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी। हालांकि मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन समाजवादी विचारधारा से मैं आप जुड़े हुए हैं? समाजवादी विचारधारा अभी मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं बताऊंगा आपको। समाजवादी विचारधारा से तो मैं बचपन से हूं। विचारधारा और पार्टी इसको जोड़ा नहीं जा सकता। विचारधारा की बात करूं तो शहीद भगत सिंह भी समाजवादी थे। जब वो चंद्रशेखर जी के जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद जी ने क्रांतिकारियों के लिए बनाया हुआ था, जब शहीद भगत सिंह उसमें जुड़े, तब उन्होंने इस देश के लोगों को संदेश देने का काम किया कि इस देश से गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन जब काले अंग्रेज इस देश में आएंगे तो इस देश में जाति और धार्मिक दंगे शुरू होंगे। पार्टी में जुड़े जरूर हैं, पार्टी के लिए आगे काम करने का मौका मिलेगा, काम भी करेंगे। पद की इच्छा रही की बात पद की ऐसी है कि हमने ना तो किसी से पदवी मांगा है, हमें ज्वाइन यहीं पे आके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कराया था और यहीं से हम लोगों ने उस दिन समाजवादी पार्टी की पट्टा थाम लिया था। अच्छा, तो हमारे दर्शक क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में आप कोई बड़ा चुनाव भी लड़ सकते हैं? मैंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, इन देश की सदनों में, विधानसभाओं में बैठे लोग अगर इस देश के किसान मजदूरों के लिए नहीं सोचेंगे तो मेरे जैसे नौजवान जरूर चुनावी यात्राओं में जुड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और जब तक चुनाव लड़ेंगे, जब तक जीतकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच जाते। देश का किसान अपनी फसल को डाल आता है, डालने के बाद उसे पता नहीं कब तेरा पैसा मिलेगा, और जब पैसा लेने की बात आती है तब भी उसे आंदोलन करने पड़ते हैं उद्योगपतियों के सामने, सरकारों के सामने कि भाई हमारा पैसा दे दो। तो ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे जैसे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, चुनाव लड़ने पड़ेंगे और ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और मुद्दा देश में आज सिर्फ एक नहीं है किसान मजदूरों का, मुद्दे देश में बहुत सारे हैं। आपने गोरक्षा सेवा दल में भी काम किया है, कब तक ये काम किया हमारे दर्शकों को बताएंगे आपने? देखिए, हमने 2014 में एक संगठन बनाया था, गोरक्षा सेवा समिति, और उसके माध्यम से वो अब जब हमने किसान संगठन बनाया तो हमने उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाया।
और फिलहाल हम आज़ाद चला रहे हैं, लेकिन वो संगठन जिस पहले की भांति अब भी चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने उसमें एक नया संदेश ये देने का काम किया था कि जिस प्रकार देश में गायें और गंगा के नाम पर भीड़ के करके लोगों को मार दिया जाता था, ट्रक रोक के ड्राइवर को पीटा जाता था, उसके विपरीत हम लोगों ने ये संदेश देने का काम किया था कि गौरक्षा सेवा समिति के माध्यम से जो सड़कों पर घूम रही गायें हैं, जो आवारा गोवंश घूम रहे हैं, उनका उपचार डॉक्टर के माध्यम से करवाकर उन्हें गौशाला भिजवाकर शांतिपूर्ण तरीके से भी गायों की सेवा की जा सकती है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, उनमें जो है वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ पर मनमानी फीस वसूली हो रही है। तो आपका किसान यूनियन क्या इस मुद्दे को भी उठाना चाहेगा? देखो, ये लड़ाई भी मैं आपको बताऊं, जब देश में कोरोना आया तो लोगों के रोजगार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां बंद हो गई, लोग घरों पर बैठ गए। उसके बाद भी स्कूल वालों ने स्कूल खोले और स्कूल खोलकर उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे तो स्कूल वालों ने उनसे पूरी फीस भेजने के लिए एक पर्चा भेज दिया गया पूरा का पूरा। जब पूरा देश कोरोना काल में घरों में बैठा था, तब हम लोगों ने इस देश के अभिभावक के लिए आवाज उठाई थी कि नो स्कूल नो फीस। अगर स्कूल नहीं जाएगा बच्चा तो फीस कैसे देगा? और उस फीस में उन लोगों ने, चाहे वो भवन का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी, खेल चार्ज भी, तमाम तरह के चार्ज उन्होंने उसमें जोड़ के पूरी की पूरी फीस ऐड करके की हुई थी। हम लोगों ने कहा कि अगर ये आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो ट्यूशन फीस इनसे ले लो। ट्यूशन फीस उन समय जिन लोगों ने, अभिभावकों ने हमसे आवाज़ उठाई, हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम दर्शकों को और अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं तो हमारे अंदर ये पीड़ा जरूर है कि ऐसे स्कूलों की मनमानी, जिस प्रकार इन्होंने किया है कि ड्रेस यहीं से खरीदोगे, किताब यहीं से खरीदोगे, मनमानी प्रत्येक वर्ष आप लोग फीस बढ़ा देते हो। 2015 में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था इस प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। तब यहाँ पर डीएम पंकज यादव थे। डीएम साहब ने अपने विकास भवन में एक मीटिंग सारे स्कूलों की और हम सभी समाज सेवियों को बुलाई और हम लोगों ने तब कहा था कि प्रत्येक वर्ष फीस बढ़ाने का, अगर देश के किसानों की फसलों का प्रत्येक वर्ष दाम नहीं बढ़ सकते तो इस प्रकार ये जो स्कूल वाले हैं किस प्रकार अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। उस समय बैठकर समन्वय समिति एक बनी थी और उन लोग डीएम साहब ने साफ साफ तौर पे स्कूलों को निर्देश देने का काम किया था कि 3 साल में आप कोई भी फीस नहीं बढ़ाओगे, प्रत्येक वर्ष ड्रेस कोड चेंज नहीं करोगे, प्रत्येक वर्ष छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस चेंज नहीं करोगे। क्योंकि हमारे समय ऐसा होता था कि अगर 2-3 भाई हैं और एक भाई 5वीं में है, एक चौथी में है, तीसरी में है, तो वो 5वीं वाले की जो किताबें होती थी वो चौथी और तीसरी वाले बच्चे के काम आ जाती थी। आजकल तो 1 साल पढ़ेंगे वो किताबें रद्दी हैं, उसके बाद उन किताबों का क्या होगा? तो हम इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन इस मेरठ में चलाएंगे, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज। और एक आंदोलन हम ये भी चलाएंगे कि जो ये लोग, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे, और वो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, तो उनके बच्चे भी उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने चाहिए। जब उनके बच्चे उसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते तो फिर दूसरों के बच्चों का भविष्य क्यों खराब करते हो? एक इन विधायक सांसदों के बच्चे, जो जिस प्रकार आपने एक बहुत बढ़िया स्कूल का मुद्दा उठाया, आपने देखा होगा कि हमारे जहाँ जो माध्यमिक स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ, मेरे ख्याल से, मैं पहले से कहता आया हूँ कि मिड डे मील खिचड़ी खाने जाते हैं, वहाँ पढ़ाई तो मेरे ख्याल से कोई होती नहीं। अपने बच्चों को ये डीएम, एडीएम, विधायक, मंत्री, सांसद, तमाम लोग एक बार अपने बच्चे को उन माध्यमिक स्कूल में पढ़ाकर मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊं। क्या देश की सरकारों पर इतना पैसा नहीं है कि वो इन माध्यमिक स्कूलों पर उस प्रकार का पैसा, उस प्रकार के अध्यापक, उस प्रकार का मैनेजमेंट बनाए? जिस प्रकार दिल्ली में अभी स्कूल खुले थे, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए केजरीवाल की सरकार में हमने देखा कि लोगों के हमारे पास फोन आए कि कहीं से आपकी सेटिंग हो तो सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो, और यहाँ तो लोग सरकारी स्कूल की ओर देखना पसंद नहीं कर रहे। तो इन विधायक सांसदों के बच्चे भी ऐसा कानून आना चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। जिस दिन ये कानून आ जाएगा, जिस दिन ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा प्राइवेट स्कूल उस दिन बंद होते चले जाएंगे। बहुत अच्छा, आपने इस बात को अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया। एक सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज जो देश की स्थिति है, कहीं ना कहीं देश जातियों में बट गया है। आपकी खुद की राय क्या है इसमें, कि ऐसा कितनी सच्चाई है इस बात में कि देश जातियों में बट गया है? देखो, इसमें आपका बहुत शानदार प्रश्न मैं सोच रहा था ये कब आएगा, और ये पूरा एक मुहिम हम लोगों ने इस पर चलाई हुई है। आज देश ऐसी स्थिति में खड़ा है कि देश में चारों तरफ मजहबी नाम पर दंगे,
इस देश में चारों तरफ जातिगत रूप से दंगे, इस देश में चारों तरफ अपने अपने महापुरुषों को लेकर दंगे। कोई कहता है महापुरुष ये हमारा है, कोई कहता है हमारा है, और हम कहते हैं कि अगर महापुरुष ने कोई किसी ने देश के लिए काम किया है तो वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहबों का होता है। आज देश में इस प्रकार खाई 2013 के हिंदू और मुसलमान के दंगों के बाद बांट दी गई कि इस देश के कुछ नफरती लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपने अपने लोगों में इस प्रकार की नफरती मानसिकता को आने वाली पीढ़ियों में घुसाते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप लोग इसी प्रकार की नफरती चीज़ों को भड़काना चाहते हैं तो आप लोग सीख लीजिए उनसे, जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां इतने पक्के दोस्त थे कि वो एक थाली में खाना खाते थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश इस देश के लोगों को देने का काम किया था कि आने वाले टाइम में इस देश के जो काले अंग्रेज आएंगे वो आपको जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने का काम करेंगे। आज देश में चारों तरफ नफरती दंगे आप लोग देखोगे, जहां जहां चुनाव आते चले जाएंगे वहीं पर लोग जाति के आधार पर लड़ेंगे, धार्मिक आधार पर लड़ेंगे। लेकिन देश के लोगों में हम कहते हैं कि राष्ट्र समर्पण की भावना होनी चाहिए, देश के लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक नवीन चौरे हमारे बहुत बेहतरीन कवि हैं, उनका एक मॉब लिंचिंग के ऊपर एक बहुत बढ़िया कविता उनकी आई थी कि एक सड़क पर खून है, तारीख कोई जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पे एक निशान और अब कौन होगा हुक्मरान। आप पूरी सुनिएगा उस कविता को, 5-6 मिनट की कविता है, मॉब लिंचिंग के ऊपर पूरी कविता है कि किस प्रकार जाति और धर्म के आधार पर जहाँ जहाँ लोग बहुसंख्यक हैं और उसे दूसरे धर्म के लोग या जाति के लोग अगर कम मिलेंगे तो एक भीड़ आती है और किस प्रकार उस धर्म, उस जाति के व्यक्ति का खून करके चली जाती है। और इस देश के पत्रकार, इस देश की पुलिस, इस देश का न्यायाधीश, इस देश के लोग बिल्कुल आंखें बंद करे बैठे रहते हैं, क्योंकि भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। भीड़ आती है और व्यक्ति को समाप्त करके चली जाती है। एक घर का अगर व्यक्ति चला गया तो उसके तो अगर वो जवान था, कमाने वाला था, उसके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसके तो घर की पूरी रोटियां चली जाएंगी। किसी हमारे कवि हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया इस पे कहा है कि नन्हे नो निहालों की लंगोटियाँ चली गई, आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। हरिओम पवार साहब की आपने सुनी होगी कविता। तो इस देश में ये जाति और जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, आने वाली पीढ़ियों को हमें और स्पेशली जिम्मेदारी आप जैसे पत्रकारों की, आप जैसे साथियों की बन जाती है कि देश में जो मजहबी बात करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष के लोग हो, अगर कट्टर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, चाहे वो कट्टर मुस्लिम हो, चाहे कट्टर सिख हो, चाहे कट्टर ईसाई हो, अगर उसके पीछे कट्टर लगा हुआ है तो वास्तव में ना तो वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है और वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि देश में भी युद्ध की स्थिति बन गई थी, तो आपका किसान यूनियन आज़ाद का क्या स्टैंड है कि जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो श्रेय ले रहे हैं कि मैंने ये सीज फायर कराया, तो आपका क्या स्टैंड है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था, जबकि ऐलान कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का? तो आपकी खुद की राय क्या है इसमें? देखिए, मेरे खुद की राय तो यह है कि पहली तो बात जो पहलगाम में हुआ वो बहुत ही कायराना हमला था और उसकी जांच होनी चाहिए थी कि कहाँ से वो लोग आए थे और कहाँ से, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए था। उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी। पहली तो बात, मैं कभी भी किसी भी प्रकार की युद्ध, देश में युद्ध के पक्ष में नहीं रहता। युद्ध और हिंसा से मैं दूर रहता हूँ। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बन गई थी, अगर एक दुश्मन देश हमारे पर हमला कर रहा था तो उसे जवाब देना भी बनता है, उसे जवाब दिया जाना चाहिए था। और अगर सीज फायर जैसी घोषणा होनी थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर देते। वो तीसरा जो प्रधानमंत्री है ट्रंप, उसने अभी भारत के खिलाफ बोला, एप्पल कंपनी को लिखा, वो बोल रहे हैं नई नई चीजों को। अभी उनका एक बयान आया था कि हम जो हमारी एप्पल है उसे हम यहाँ से मतलब हटा रहे हैं पूरी तरीके से। हालांकि एप्पल के जो निदेशक हैं उन्होंने इस बात को नकारा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा यहाँ पर व्यापार पूरे विश्व को देने का काम करता है। लेकिन वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो निरंतर देश की बड़ी बड़ी विदेशों की बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों को कह रहा है कि भारत में निवेश न करें, भारत के खिलाफ बोल रहा है। और जब अभी आपने देखा एक कानून के तहत जो भारतीय वहाँ पर नौकरी कर रहे थे उन्हें वापस भेजने का काम किया। तो ये हमारे देश की जो विदेश मंत्रालय है और हमारे देश की जो विदेश नीति है, ये बहुत बड़ी विफलता विदेश नीति की मैं कहूँगा कि चारों तरफ देश में
ये डंका फैलाया जा रहा है कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है और भारत विदेशों के लोग, यहाँ के प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार भारत में, दिल्ली में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम उन्होंने कराया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि विदेश नीति हमारे देश की कहीं ना कहीं फेल है, फेलियर इसमें विदेश नीति का दिखाई दे रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे युद्ध के समय में पूरे देश को एक रहना चाहिए और जो तीसरा देश उसमें बोलता है उन सभी के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर अपने देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसमें अपने देश का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर तीसरा देश का व्यक्ति बोलता है उसके खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पूरा देश एक साथ था युद्ध के समय पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत शर्मनाक हुआ। जैसे कि बीजेपी नेताओं के बेतुके बयान आए। हमारे एक कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, उनको आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया गया। तो आपके किसान यूनियन ने कोई इसकी आवाज़ उठाई? जिस दिन विजय शाह का ये बयान आया था उसी दिन हम लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विजय शाह को कहने का काम किया था और देश के प्रधानमंत्री से भी मांग की थी कि विजय शाह पर मुकदमा दर्ज हो, विजय शाह का जो मंत्रालय वो छीना जाए, उसे भारतीय जनता पार्टी से भी निष्कासित किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी बेटी देश की जो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया और विदेशी जो सेना थी उसके छक्के छुड़ा दिए, ऐसी बेटी को अगर आतंकवादियों की बहन इस देश में कहा जाएगा तो ये अपमान और सिर्फ सोफिया कुरैशी का नहीं, ये अपमान इस देश की प्रत्येक बेटी का है, प्रत्येक नागरिक का है, प्रत्येक नारी का है। और हमारे देश की सेना जो दुश्मनों के खिलाफ उन सरहदों पर लड़ने का काम करती है, ये तमाम सेना का अपमान है। हम लोगों ने उसी दिन कहा था और जब हमने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद हम लोगों को पता चला कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने विजय शाह पर मुकदमा दर्ज करने का काम कर दिया था। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसका हम आभारी हैं। हमारी पूरी टीम यूपी पंचायत 2.0 की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।